साथियों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की निशुल्क तैयारी करने के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल प्रबोध क्लासेज को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका प्रबोध क्लासेज के YouTube चैनल में। साथियों, आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है और ये आपको भी पता लग गया होगा। जैसे कि आपने थंबनेल देखा तो आपको पता लग गया होगा कि 10,000 प्रश्नोत्तरी हमारे सामने आ रही है, यानी कि MCQ के माध्यम से आपका हिंदी साहित्य का इतिहास और आपका जो व्याकरण वाला पार्ट है, वो काव्य शास्त्र वाला पार्ट है, ये तीनों पार्ट आपके एकदम क्लियर होने वाले हैं, जिसमें आपके सेक्शन वीडियो के क्वेश्चन भी मैं लास्ट में कुछ लेके आ जाऊंगी। ठीक है, तो आपके लिए खुशखबरी वाली बात यही है कि आपका हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, उसमें आपके पूरा, जिसमें आपके आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, चारों ही काल रहने वाले हैं। उसके बाद आपके इसमें गद्य काल और गद्य निबंध वाला पार्ट जो सारे हैं, आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पे MCQ के माध्यम से देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। वीडियो में जैसे आप आते हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लें। ठीक है साथियों, तो हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन के बारे में कि सबसे पहला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आपके सामने आदिकाल के क्वेश्चन आएंगे। जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके पास 1500 जितने क्वेश्चन आएंगे, पहले आदिकाल को कंप्लीट करवाऊंगी। उसके बाद आपके आएंगे भक्तिकाल, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आने वाले हैं रीतिकाल और फिर आधुनिक काल के, फिर गद्य पाठ के। ठीक है, साथ में मैं आदिकाल के साथ साथ मैं आपके इसी प्रश्नोत्तरी के अंदर मैं आपके सामने लेके आऊंगी व्याकरण की क्लास, मतलब व्याकरण के जो MCQ है वो भी मैं आपके इसी के साथ साथ लेके आने वाली हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। आपको इतने क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में सबसे पहले इसका आंसर देवे मुझे कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, तो क्वेश्चन हम सबसे पहले पढ़ते हैं, तो क्वेश्चन क्या है वो आप पढ़ो। ठीक है, क्वेश्चन है, साहित्य के इतिहास कार का काम है कवि के कार्यों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। कथन किस आलोचक का है? तो एक बार आप मुझे क्वेश्चन पढ़े, उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर दे। अगर आपको नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, आप यहाँ पढ़ने के लिए ही आए हो, तो आप निश्चिंत रह के क्वेश्चन को आराम से ध्यान से पढ़ो। क्योंकि कथन, आपको पता है कि अपने हिंदी साहित्य जो इतिहास है, इसमें कथन वाले क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन वाले होते हैं, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ के आराम से शांत मन से उत्तर देना है। ठीक है, साहित्य के इतिहास कार का काम है कवि के कार्यों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। तो कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का है। किसका है? राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में। दूसरा प्रश्न है आपके सामने, वो है, निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा था? यानी कि किस कवि है जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा था? पहला ऑप्शन आपके सामने डॉक्टर राम कुमार वर्मा। दूसरे ऑप्शन के बारे में हम बात करें, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तीसरे ऑप्शन के बारे में हम बात करते हैं डॉक्टर नगेंद्र, और चौथे ऑप्शन के बारे में हम बात करें तो डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। तो साथियों, इसका उत्तर क्या होगा मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा? तो इसका ऑप्शन जो होएगा वो सही उत्तर है आपका, डॉक्टर नगेंद्र है। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा था। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जो तीसरा प्रश्न अपना, हिंदी साहित्य का आदिकाल ग्रंथ के रचनाकार का नाम है। प्रश्न क्या है? हिंदी साहित्य का आदिकाल ग्रंथ के रचनाकार का नाम है। तो आपके सामने पहला ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तीसरा ऑप्शन आपके सामने नलिन विलोचन शर्मा, और चौथा ऑप्शन आपके सामने रामविलास शर्मा। तो फटाफट से मुझे इसका उत्तर बता दो कि इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। दूसरा ऑप्शन इसका एकदम सही उत्तर है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। चौथा प्रश्न आपके सामने फिर से आपका एक कथन है, कथन को अच्छे से पढ़ना है। साहित्य इतिहास भी अन्य प्रकार के इतिहासों की तरह कुछ विशिष्ट लेखकों और उनकी कृतियों यानी रचनाओं का इतिहास न होकर युग विशेष के लेखक समूह की कृति समष्टि का इतिहास भी हो सकता है। कथन किस आलोचक का है? पहला ऑप्शन आपके सामने है डॉक्टर राम कुमार वर्मा।
दूसरा ऑप्शन आपके सामने है रामचंद्र शुक्ल, तीसरा ऑप्शन आपके सामने है बाबू गुलाब राय और चौथा ऑप्शन आपके सामने है नलिन नलिन विलोचन शर्मा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका जो सही उत्तर है वो है नलिन विलोचन शर्मा। ठीक है, अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना एवं उसका रचनाकार सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो आपके सामने चार रचनाएं दी गई हैं और उनके सामने उनके रचनाकार के नाम दिए हुए हैं। आपको ये बताना है कि कौन सी रचना है जो सुमेलित यानी कि इसकी किस कवि की जो रचना वो सही सुमेलित नहीं की गई है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने सतकवि गिरा विलास, ये सूदन की कवि जो रचना है। दूसरा ऑप्शन आपके सामने भक्त नामावली जो कि ध्रुवदास की रचना है। कवि रत्नमाला देवी प्रसाद मुंसिफ की रचना है या नहीं है। और चौथा ऑप्शन आपके सामने दिग्विजय भूखन जो गोकुल प्रसाद की रचना है या नहीं है। आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। फटाफट से मुझे कमेंट बता दो कि इसका आंसर सही क्या होगा। साथ ही मैं बात करती हूँ इसके सही उत्तर के बारे में, तो ये हो जाएगा सतकवि गिरा विलास। ये इसके जो असुमेलित है, असुमेलित कैसे हैं कि ये सूदन की नहीं है, ये डॉक्टर जो अपने हैं शिव कुमार मिश्र की है। किसकी है? डॉक्टर शिव कुमार मिश्र की रचना है। कौन सी? सतकवि गिरा विलास। ये किसकी है? डॉक्टर शिव कुमार मिश्र की रचना है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? अपना क ऑप्शन। ठीक है, आगे हम बात करते हैं छठे प्रश्न के बारे में। इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित करवाया था? प्रश्न को दोबारा पढ़ लो। इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित करवाया था? ऑप्शन आपके सामने इस्तवार दैला लिटरेचर हिंदुस्तानी। दूसरा ऑप्शन है आपके सामने ए स्केच ऑफ लिटरेचर हिंदी लिटरेचर को। तीसरा ऑप्शन आपके सामने ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर और चौथा ऑप्शन आपके सामने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को। तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके द जो किशोरी लाल गुप्त जी हैं, इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम जो इतिहास है इसका अनुवाद द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान नाम से करवाया था। ठीक है, इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी ये गारसा द तासी ने करवाया था। किसने? गारसा द तासी ने करवाया था, जो हिंदी के प्रथम फ्रेंच कवि माने जाते हैं। ठीक है, जो अपना अगला क्वेश्चन है वो है सातवां प्रश्न। ध्रुवदास द्वारा रचित भक्त नामावली में कितने भक्तों का संक्षिप्त जीवन चरित्र वर्णित है? तो आप इसका उत्तर मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं आपके लिए 5 सेकंड का जो है इंतजार कर रही हूँ क्वेश्चन का। जो आंसर है आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दो कि ध्रुवदास द्वारा रचित भक्त नामावली में कितने भक्तों का संक्षिप्त जीवन चरित्र वर्णित है? पहला ऑप्शन आपके सामने 114, दूसरा ऑप्शन आपके सामने 115, तीसरा ऑप्शन आपके सामने 116 और चौथा ऑप्शन आपके सामने 117। तो ऑप्शन नंबर आपका इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 116। ध्रुवदास द्वारा रचित जो भक्त नामावली थी इसके अंदर 116 भक्तों का जीवन चरित्र वर्णित था। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं 8वें प्रश्न के बारे में। कबीर एंड दी कबीर पंथ के रचनाकार कौन है? कबीर एंड दी कबीर पंथ के रचनाकार कौन है? तो इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आप देखिए, क्या ऑप्शन है आपका मोनियर विलियम्स, क्या ऑप्शन है आपका बेसकट, तीसरे ऑप्शन के बारे में हम बात करते हैं मैकालिफ और चौथा ऑप्शन आपके सामने मेक निकाल। तो कबीर एंड दी कबीर पंथ के रचनाकार कौन है? तो आपके सामने इसका सही आंसर हो जाएगा बेसकट। कौन है? बेसकट एकदम सही आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। ग्रेसन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के संबंध में असत्य कथन है। ठीक है, तो अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो ग्रेसन द्वारा रचित था वो किशोरी लाल गुप्त द्वारा रचित कौन सा था? तो वो था द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। अब इसके संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो सबसे पहले हम क्या ऑप्शन देखते हैं। यह अंग्रेजी भाषा में रचित है। तो क्या ये मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान अंग्रेजी भाषा में रचित है? तो आपको ये दिख ही रहा होगा कि ये पूरा अंग्रेजी भाषा में रचित है। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो सकता है। एक बार पहले चारों ऑप्शन देख लो आप। इसका प्रकाशन द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से हुआ था।
तीसरे ऑप्शन के बारे में हम बात करते हैं। इसमें कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग करते हुए 952 रचनाकारों को स्थान दिया गया था। और चौथा ऑप्शन के बारे में हम बात करते हैं। इसमें हिंदी के रचनाकारों के साथ साथ अपभ्रंश एवं उर्दू के रचनाकारों को भी स्थान दिया गया था क्या। तो हम इसके सही उत्तर के बारे में बात करते हैं, तो इसका ग ऑप्शन एकदम सही उत्तर हो जाएगा। यह इसका असत्य कथन है। इसमें हिंदी के रचनाकारों के साथ साथ अपभ्रंश एवं उर्दू के रचनाकारों का स्थान नहीं दिया गया था। ठीक है, बाकी इनका प्रकाशन द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से हुआ था। अंग्रेजी भाषा में रचित है ये, और इसमें 952 रचनाकारों को स्थान दिया गया था। ठीक है साथियों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की निशुल्क तैयारी करने के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल प्रबोध क्लासेज को सब्सक्राइब। बारे में हम बात करते हैं। जो 10वां प्रश्न है, मिस्र बंधुओं द्वारा रचित हिंदी नवरत्न क्या। मिस्र बंधुओं द्वारा रचित हिंदी नवरत्न 1910 ईस्वी कब रचा गया था। 1910 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन सा रचनाकार शामिल नहीं है। हिंदी नवरत्न में कौन सा रचनाकार शामिल नहीं है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहला ऑप्शन आपके सामने भूषण, दूसरा है मतीराम, तीसरा ऑप्शन ग ऑप्शन आपके सामने चिंतामणि, और जो आपके सामने चौथा ऑप्शन है वो देव। तो इनमें से कौन सा रचनाकार शामिल नहीं है। सही उत्तर के बारे में हम बात करते हैं, तो वो है आपके सामने चिंतामणि। चिंतामणि मिस्र बंधुओं द्वारा रचित ग्रंथ जो रचना है हिंदी नवरत्न, इसमें शामिल नहीं है कौन, चिंतामणि। ठीक है, अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। राहुल सांकृत्यायन एवं कृष्णदेव उपाध्याय द्वारा संपादित हिंदी का लोक साहित्य का प्रकाशन वर्ष है। राहुल सांकृत्यायन द्वारा एवं कृष्ण उपाध्याय द्वारा संपादित हिंदी का लोक साहित्य का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो इसके उत्तर के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आप ऑप्शन देखो। ऑप्शन नंबर क 1959 ईस्वी, ख 1960 ईस्वी, ग 1961 ईस्वी, और आपके सामने घ ऑप्शन है वो 1962 ईस्वी। तो इसके सही उत्तर के बारे में हम बात करते हैं, तो ख ऑप्शन एकदम सही करेक्ट 1960 ईस्वी। ठीक है, अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। 12वां क्वेश्चन आपके सामने वो है साहित्य और इतिहास दृष्टि, जो आपके 1981 ईस्वी के रची गई लिखी गई थी, कि रचनाकार कौन है, यानी कि साहित्य और इतिहास दृष्टि के रचनाकार कौन है। तो इसके ऑप्शन के बारे में हम बात करें सबसे पहले, तो डॉक्टर मैनेजर पांडे, ख ऑप्शन है आपके सामने, दूसरा ऑप्शन है वासुदेव सिंह, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने रामविलास शर्मा, और चौथे ऑप्शन के बारे में हम बात करते हैं वो है डॉक्टर बच्चन सिंह। तो इसका सही आंसर के बारे में हम बात करें तो वो है मैनेजर पांडे। डॉक्टर मैनेजर पांडे हैं वो किसके रचनाकार हैं, हिंदी साहित्य और इतिहास के दृष्टि के रचनाकार हैं। ठीक है, इसके बाद में आपके पास फिर से एक कथन आ गया है, तो कथन को अच्छे से पढ़ना। उसके बाद आप आपके जो ऑप्शन है उस पर ध्यान दें कि जो प्रश्न है वो है 7वीं शताब्दी से ही हम सिद्धों की रचनाओं को अपनी भाषा के प्रारंभिक रूप में पाते हैं। इन रचनाओं के वर्ण विषय हठयोग मंत्र मध्य और स्थिति को वज्रयान के मुख्य रूप से भाषा अपभ्रंश मिश्रित हैं। कथन किस आलोचक का है। हठ योग आपको पता नाथ साहित्य से संबंधित है, और ये आदिकाल के प्रश्न आपके सामने चल रहे हैं। तो आप इस चीज को लेकर कंफ्यूजन नहीं हो कि आपको ऐसा नहीं कि आपको कथन समझ में नहीं आ रहे हो। आप जितना कथन पढ़ोगे, आजकल आपको पता है एग्जाम में कथन उतने ही आने लग गए हैं जितने आपके कम से कम 4-5 कथन आपको एग्जाम में देखने को मिल ही रहे हैं। ठीक है, इसके हम ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। तो पहला ऑप्शन कौन सा आपके रामचंद्र शुक्ल, दूसरे ऑप्शन के बारे में हम बात करते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, तीसरे ऑप्शन के बारे में हम बात करें डॉक्टर बच्चन सिंह, और चौथे ऑप्शन आपके सामने है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। इस कथन के बारे में हम बात करते हैं। 7वीं शताब्दी से ही हम सिद्धों की रचनाओं को अपनी भाषा के प्रारंभिक रूप में पाते हैं। इन रचनाओं के वर्ण विषय हठयोग मंत्र मध्य और स्त्री के हैं, जो वज्रयान के मुख्य रूप हैं। भाषा अपभ्रंश मिश्रित है। कथन किसका है, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का कथन है ये। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपके ख ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का कथन है। ठीक है, अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। फिर से आपके सामने एक कथन आता है, यदि एक ग्रंथ के रूप में हिंदी की प्रथम रचना को निर्धारित करना हो तो सरयपाद आदि सिद्धों की मुक्तक कविताओं के पश्चात जैन आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार, यानी कि जो देवसेन की रचना है वो श्रावकाचार ग्रंथ नाम से लिया जाता है। यह कथन किसका है। देवसेन की रचना है वो श्रावकाचार है। तो यह कथन किसका है। पहले ऑप्शन के बारे में हम बात करते हैं रामचंद्र शुक्ल, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने डॉक्टर बच्चन सिंह, तीसरे ऑप्शन के बारे में हम बात करते हैं डॉक्टर नगेंद्र जी, और चौथे ऑप्शन के बारे में हम बात करते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी। तो इस कथन के बारे में कहने वाले कौन है आपके सामने, डॉक्टर नगेंद्र
कहते हैं कि जो यदि एक ग्रंथ के रूप में हिंदी की प्रथम रचना को निर्धारित करना हो तो सरयपाद आदि सिद्धों की मुक्तक कविताओं के पश्चात जैन आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार ग्रंथ का नाम लिया जा सकता है। और यह कथन किसका था? तो डॉक्टर नगेंद्र का था। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करते हैं 10वीं से 14वीं शताब्दी के उपलब्ध लोक भाषा। 10वीं से 14वीं शताब्दी के उपलब्ध लोक भाषा साहित्य को अपभ्रंश से थोड़ी भिन्न भाषा का साहित्य कहा जा सकता है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक 10वीं शताब्दी से इस साहित्य का आरंभ स्वीकार करते हैं। इसी समय से हिंदी भाषा का आदिकाल माना जा सकता है। कथन किस आलोचक का है? ठीक है, इसके बाद आगे हम ऑप्शन के बारे में देखते हैं एक बार। पहला ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा ऑप्शन आपके सामने डॉक्टर नगेंद्र, तीसरा ऑप्शन आपके सामने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और चौथा ऑप्शन आपके सामने गुलाब राय। तो यह कथन कहने वाले आपके सामने कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा इसके अंदर? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। 16वां प्रश्न आज का वो है निम्नलिखित में से आदिकाल का कौन सा नाम एवं नामकर्ता विद्वान सम्मिलित नहीं है? ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। पहला ऑप्शन आपके सामने बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था, आविर्भाव काल शैलेश जैदी ने दिया था, उद्भव काल मोहन अवस्थी ने दिया था और संक्रांति काल रामप्रसाद मिश्र ने दिया था। तो आपको सुमेलित नहीं है असत्य कथन ढूंढना कि इसमें से असत्य कथन कौन सा है। तो हम बात करते हैं इसमें असत्य कथन के बारे में। हम बात करते हैं तो उद्भव काल किसने दिया था? तो उद्भव काल आपके एक कवि हैं उसने दिया था। मैं यहाँ नाम लिख देती हूँ, वासुदेव सिंह ने दिया था। और मोहन अवस्थी ने कौन सा दिया था? तो ये आधार काल दिया था। मोहन अवस्थी ने कौन सा काल नाम दिया? तो आधार काल नाम दिया था। यानी कि बीज वपन काल आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था, आविर्भाव काल आपके शैलेश जैदी ने दिया था, उद्भव काल आपके वासुदेव सिंह ने दिया था और मोहन अवस्थी ने आधार काल दिया था, संक्रांति काल आपके रामप्रसाद मिश्र ने दिया था। यानी कि जो आपके तीसरा ऑप्शन है वो एकदम गलत है, यानी कि इसका तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं जो 17वां प्रश्न है। आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहने वाले आलोचक हैं। पहले ऑप्शन के बारे में हम बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, तीसरा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा और चौथा प्रश्न ऑप्शन है आपके सामने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो हम इनके जो उत्तर के बारे में हम बात करते हैं कि अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहने वाले कौन है। तो आपको पता है अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति की बात कौन करते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्या ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्धों के प्रभावों की मनस्थितियों का प्रतिफलन है। कथन किस आलोचक का है? आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्धों के प्रभाव की मनस्थितियों का प्रतिफलन है। कथन किस आलोचक का है? तो सबसे पहले हम ऑप्शन के बारे में बात करते हैं तो वो है मोहन अवस्थी, दूसरा ऑप्शन है वासुदेव सिंह, तीसरा ऑप्शन आपके सामने रामचंद्र शुक्ल और चौथे ऑप्शन के बारे में हम बात करते हैं तो डॉक्टर नगेंद्र। तो आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्धों की बात कौन करते हैं? तो अपने ये करते हैं डॉक्टर नगेंद्र जी। आक्रमण और युद्धों की बात करते हैं तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आपके ग ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में सुमेलित नहीं है। रासो शब्द के संबंध में कौन सा जो आपके सामने जो ये ऑप्शन दिया है वो सुमेलित नहीं, यानी कौन सा गलत है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रसायन शब्द दिया था, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रासक शब्द से उत्पत्ति मानी थी, यानी रासो शब्द की उत्पत्ति मानी थी रासक से। जो राम स्वरूप चतुर्वेदी है उन्होंने रहस्य से मानी थी। या हरप्रसाद शास्त्री, ये चौथा ऑप्शन, इन्होंने राजयश से मानी थी। तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि ये सुमेलित नहीं पूछ रहा है। तो राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने रहस्य से नहीं मानी थी, किससे मानी थी? रस से मानी थी। तो राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने रस से रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानी थी, जबकि रहस्य से किसने मानी थी? तो कवि राज श्यामल दास ने मानी थी। किसने मानी थी? कविराज श्यामल दास ने रहस्य से
रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानी थी, जबकि रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने रस से मानी थी। बाकी आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी रसायन से मानते हैं, रसायन या फिर रसायन से मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आपके वो रासक से मानते हैं, हरप्रसाद शास्त्री राजेश से मानते हैं। तो इसमें जो गलत ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, आपके ग ऑप्शन एकदम गलत था, तो आपका ऑप्शन नंबर सही कौन सा है, ग ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं खुमान रासो का रचना काल 17वीं शताब्दी मानने वाले विद्वान हैं। खुमान रासो का रचना काल 17वीं सदी कौन से जो विद्वान है वो मानते हैं, तो इसके हम बात करते हैं पहले ऑप्शन के बारे में। देवी प्रसाद मुंसिफ, मोतीलाल मेनारिया मानते हैं, मुनि जिन विजय मानते हैं, या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा खुमान रासो का रचना काल 17वीं सदी मानते हैं। तो हम बात करते हैं इनके सही उत्तर के बारे में। तो मोतीलाल मेनारिया जो है वो खुमान रासो का रचना काल क्या मानते हैं, 17वीं शताब्दी मानते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने बिसल देव रासो का संपादन किया था। ठीक है, आपका 21वां प्रश्न है, किस निम्नलिखित में से किस विद्वान ने बिसल देव रासो का संपादन किया था, तो वो है आपके पहला ऑप्शन देखो इसके अंदर, बिसल देव रासो का संपादन करने वाले माता प्रसाद गुप्त ने किया था, या फिर आपके ख ऑप्शन है देवी प्रसाद मुंसिफ ने किया था, ग ऑप्शन आपके मोतीलाल मेनारिया ने, या फिर बाबू गुलाब राय ने। इसके सही उत्तर के बारे में हम बात करते हैं, तो वो है आपके माता प्रसाद गुप्त ने बिसल देव रासो का संपादन किया था। ठीक है, इसके बाद में आगे हम बात करते हैं 22वें प्रश्न के बारे में। भाषा की दृष्टि से इस रासो को अपभ्रंश भाषा से सद्य विकसित हिंदी का ग्रंथ कहने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बिसल देव रासो के संबंध में यह कथन किस विद्वान का है, बिसल देव रासो के संबंध में यह कथन किस विद्वान का है, तो ये कथन है आपके सामने डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, जो एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, भाषा की दृष्टि से रासो को अपभ्रंश भाषा में सद्य विकसित हिंदी का ग्रंथ कहने वाले कौन है, तो ये कौन है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं, परमाल रासो के पदों का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया। परमाल रासो के पदों का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है मैकनिकाल, मैकालिफ, वाटरफील्ड ने किया, या फिर ग्रेसन ने किया था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो किया था वाटरफील्ड ने, जो है वो परमाल रासो के पदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ठीक है, अगले प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं, पृथ्वीराज रासो के 20वें सरक का नाम क्या है। तो आपने पढ़ा होगा पृथ्वीराज रासो के 20वें सरक का नाम क्या है, तो आपके सामने पहला ऑप्शन देखो, आदि पर्व समय, दसम समय, या फिर पद्मावती समय, या फिर कन्नवज समय। तो पृथ्वीराज रासो के 20वें सरक का नाम है पद्मावती समय। क्या है, पद्मावती समय, जो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ग ऑप्शन। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से रासो को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन से हैं। तो रासो को, पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन से हैं, तो आपके सामने पहला ऑप्शन है अगरचंद नाहटा, दूसरा सोनीति कुमार चटर्जी, तीसरा ऑप्शन है मुनिजिन विजय, और चौथा ऑप्शन आपके सामने दशरथ शर्मा। तो साथ में बात करते हुए इस क्वेश्चन के बारे में कि पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन है, तो दशरथ शर्मा है, इन्होंने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक माना था। अगर हम और जो विद्वान है उनके बारे में बात करें कि पृथ्वीराज रासो को और प्रमाणिक किस किसने माना था, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। एक तो अपने पास दशरथ शर्मा हो गए, दूसरे हम बात करते हैं श्याम सुंदर दास, और कौन है, श्याम सुंदर दास, कर्नल जेम्स टोड, और बात करें आगे हम तो वह है जॉर्ज गिरेसन, आपके जॉर्ज गिरेसन हो गए, इन्होंने भी पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक माना था। और आगे हम बात करें और तो मिश्र बंधु हो गए, आपके मिश्र बंधु है, हरिओद है, नगेंद्र है, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या है, ये सारे क्या मानते हैं, पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानते हैं। तो ये कौन हो गए, मिश्र बंधु हो गए। ठीक है, हरिओद हो गए, आपके नगेंद्र हो गए, एक हो गए आपके मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, विष्णुलाल पांड्या। ठीक है साथियों, आज की अपनी कक्षा यहीं तक। साथियों मैं आपके सामने
10,000 प्रश्न लेके आ रही हूँ। यानी कि आपकी जो सीरीज रहेगी वो 25-25 प्रश्नों की रहेगी। जैसे आज 25 प्रश्न हुए, कल आपके सामने 25 प्रश्न, फिर ऐसे ही आपके सामने डेली 25-25 प्रश्नों की सीरीज आती रहेगी। तो आप पहले अच्छे से कंटेंट पढ़ के आए, उसके बाद आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो और सच सच बताओगे कि किसके कितने प्रश्न गलत हुए हैं। ठीक है। आपके सामने जो ये क्वेश्चन है, ये आपको नेट जेआरएफ क्वालिफाई करवाने के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये छोटे मोटे पेपर देखते हो ना कि ग्रेड सेकंड के फर्स्ट के में इतने ऐसे क्वेश्चन कहाँ आते हैं, कथन वाले इतने डीपली वगैरह ऐसा देखते हो। तो साथियों, एक सोच को छोटी मत रखो। यहाँ तक ही आपको नहीं बढ़ना, आगे आपको नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना है, तो आपको सोच थोड़ी बड़ी रखें और क्वेश्चन को जितना हो सके आप डीपली पढ़ के आए, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज दें। ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद।